Good afternoon students, welcome to our first lecture for physics grade 10. ये lectures ICSE, SSC, CBSE सभी के लिए helpful है, but basically जो contents इस lecture में cover होंगे वो ICSE के लिए ज़्यादा helpful रहेंगे. So first let me explain what are we going to cover exactly in our lectures. तो हम हमारे lectures में chapter wise अभी तक बोर्ड एग्जाम्स में जो भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे हैं, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस पूछे हैं जो कि बच्चों को यूजुअली ट्रिकी जाते हैं, सो दोज क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू कवर. अपार्ट फ्रॉम दैट आई विल ऑल्सो गिव यू अ लिस्ट ऑफ डायरेक्टली आस्क्ड क्वेश्चंस लाइक डेफिनेशंस है, लॉज है, प्रूफ्स है, SI यूनिट्स है, फिलिंग द ब्लैंक्स है, MCQs है. सो दैट लिस्ट विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड टू यू एट द एंड ऑफ एवरी टॉपिक. Mostly lecture we'll try to cover in Hindi because I think so that language is easy for everyone to understand. English mein to you get the lectures in school also. So let us try to make you understand more in a better way by using a simple language. Okay, Hindi. Before we start with any lecture, first what we are going to cover is उस lecture से related जो भी basics है जो कि हम सम्स में या क्वेश्चंस में यूज़ करने वाले हैं, बीट फार्मूलाज हो, लॉज हो या कोई कॉन्सेप्ट हो, तो वो हम पहले डिस्कस कर लेंगे फर्स्ट 5-10 मिनट्स में. वो डिस्कस करने के बाद क्वेश्चन बाय क्वेश्चन वी विल गो ऑन. एक वीडियो में मैक्सिमम जितने क्वेश्चंस डिस्कस हो सकते हैं दैट वी विल डिस्कस विद द सोल्यूशन. एंड एंड में आई विल गिव यू द लिस्ट ऑफ द डायरेक्ट क्वेश्चंस जिसमें तुम्हें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, तुमने सिर्फ लर्न भी कर लिया डायरेक्टली टेक्स्ट बुक से, तो यू गेट फुल मार्क्स इन द बोर्ड एग्जाम्स. सो आई विल मेक श्योर कि ये लेक्चर्स भी अगर आप रिविजन के लिए लेते हो, क्योंकि नाउ दिस इज़ द टाइम जहाँ हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चों की सारे सिलेबस कवर हो जाना चाहिए, अभी तक सारी स्टडीज़ रिविजन स्टार्ट हो जाना चाहिए. तो आप इन लेक्चर्स को एक तरह से एक रिविजन लेक्चर भी ले सकते हो. प्लस अगर आप कहीं पे अटक गए हो, कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है और आपको लगता है कि उसका सोल्यूशन हमें किसी रेफरेंस बुक से भी नहीं समझ रहा है, सो अगेन दीज लेक्चर्स कैन बी हेल्पफुल फॉर यू. तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट चैप्टर. जो आज के सेशन में हम चैप्टर कवर करने वाले हैं वो है साउंड. ओके, नाउ साउंड लेसन में बेसिकली जो क्वेश्चंस आते हैं वो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड के ऊपर आते हैं. नाउ विच आर द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड? द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट इज लाउडनेस ऑफ द साउंड, सेकेंड इज पिच ऑफ द साउंड एंड थर्ड इज क्वालिटी ऑफ द साउंड. नाउ लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड लाउडनेस ऑफ द साउंड. नाउ लाउडनेस का मतलब होता है कि कोई भी साउंड कितनी लाउड है, कितनी सॉफ्ट है. हम यूजुअली देखते हैं ना, जब कोई बात कर रहा होता है, नॉर्मल भी बात कर रहा है तो हम उन्हें क्या बोलते हैं, यार थोड़ा धीरे से बोल, बहुत लाउड है तू. या नॉर्मल भी कोई जब बोल रहा होता है तो हम उन्हें कहते हैं कि थोड़ा सा ऊंचा बोल, हमें कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है. तो वो जो एक प्रॉपर्टी है हम किसी के बारे में बोलते हैं, दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज लाउडनेस ऑफ द साउंड. अभी लाउडनेस किसके ऊपर डिपेंड करता है? लाउडनेस सबसे पहली चीज़ डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड के ऊपर. ना एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है, ये आपने 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है. जस्ट अ रिविजन फॉर यू. एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस कोई भी वेव कितना कवर कर रहा है उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड. तो अगर मैं इन दोनों वेव्स को कंपेयर करूँ तो वेव 1 की एम्पलीट्यूड लेस है, वेव 2 की एम्पलीट्यूड ज़्यादा है. तो वेव 1 हो जाएगी सॉफ्ट साउंड एंड वेव 2 तुम्हारी हो जाएगी लाउड साउंड. तो लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड. तो जैसे जैसे एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, अगर एम्पलीट्यूड ट्वाइस होता है, 2 टाइम्स बढ़ता है, तो लाउडनेस कितनी टाइम्स बढ़ जाएगी? 2 का स्क्वायर मतलब 4 टाइम्स बढ़ जाएगी. सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी यू शुड नो एंड व्हाट इट डिपेंड्स अपॉन. सेकेंड प्रॉपर्टी इज पिच ऑफ द साउंड. अभी पिच ऑफ द साउंड यू से हाई पिच एंड लो पिच साउंड. यूजुअली जब हम गाना गाते हैं तो उसमें ये वर्ड ज़्यादा यूज़ होता है, हाई पिच एंड लो पिच. सो पिचनेस किसके ऊपर डिपेंड करता है? पिच ऑफ द साउंड डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी. अभी फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी मीन्स द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू एनी पॉइंट इन अ गिवन टाइम. तो यहाँ पे अगर हम ये 2 वेव्स को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे दोनों वेव्स की एम्पलीट्यूड इज़ द सेम. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई तो एक प्रॉपर्टी कांस्टेंट होनी चाहिए तभी हम दूसरी प्रॉपर्टी को कंपेयर कर सकते हैं. तो यहाँ पे तुम देखोगे दोनों की एम्पलीट्यूड सेम है, बट यहाँ पे नंबर ऑफ वेव्स इज मोर, यहाँ पे नंबर ऑफ वेव्स इज लेस. ओके, सो यहाँ पे दिस वेव विल रिप्रेजेंट अ हाई पिच साउंड, दिस वेव इज गोइंग टू रिप्रेजेंट अ लो पिच साउंड. एग्जाम में तुम्हें इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आ सकते हैं, सिंपल 1 मार्क 2 मार्क के लिए. दे में गिव यू द वेव एंड दे में आस्क यू कि ये वेव क्या डिपिक्ट कर रहा है, क्या कंपेयर करने की कोशिश कर रहा है. लाउडनेस कंपेयर कर रहा है, पिच कंपेयर कर रहा है या क्वालिटी. पहली चीज़ देख लो दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड. अगर दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड डिफरेंट है इसका मतलब वो वेव लाउडनेस कंपेयर करने की कोशिश कर रहा है. अगर दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड सेम है लेकिन नंबर ऑफ वेव्स डिफरेंट है, इसका मतलब वो क्या कंपेयर करने की कोशिश कर रहा है? पिच ऑफ द साउंड.
आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी के ऊपर। थर्ड प्रॉपर्टी इज क्वालिटी ऑफ द साउंड। नाउ क्वालिटी ऑफ द साउंड किसके ऊपर डिपेंड करता है? वेव फॉर्म। वेव फॉर्म मीन्स अगर दो वेव्स है, अगर तुम ध्यान से देखोगे इन दोनों के ऊपर, दोनों की एम्पलीट्यूड सेम है एंड दोनों का फ्रीक्वेंसी भी सेम है, लेकिन एक है स्मूथ वेव कंटिन्यूस और एक है ज्योमेट्रिक वेव, मीन्स उनका वेव फॉर्म डिफरेंट है। तो अगर वेव फॉर्म डिफरेंट होता है तो दैट इज़ व्हाट इज़ क्वालिटी ऑफ द साउंड इज़ गोइंग टू बी डिफरेंट। और ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो हमें डिस्टिंग्विश करवाती है टू डिफरेंट साउंड्स। हम जब किसी से फ़ोन पे बात करते हैं तो कभी कभी उसकी आवाज़ सुन के ही पता लग जाता है कि वो किसका कॉल है। तो वो कैरेक्टरिस्टिक क्या है जिससे हमें पता चलता है? सो दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज अ क्वालिटी ऑफ द साउंड। Now we are going to see some questions based on these three characteristic. मैं साइड में होती हूँ, आप फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एंड देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। चलिए आते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। अगर आप ध्यान से देखोगे फर्स्ट क्वेश्चन में 3 डिफरेंट वेव्स दी हुई है, वेव P, वेव Q एंड वेव R। दिस इज़ अ बोर्ड क्वेश्चन जो 2014 में पूछा हुआ था। ओके, नाउ द फर्स्ट थिंग जो उन्होंने पूछा है इस क्वेश्चन में, विच वाइब्रेशन इज गोइंग टू प्रोड्यूस अ लाउडर साउंड एंड वाई। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है विच इज गोइंग टू प्रोड्यूस लाउडर साउंड एंड वाई। ओके, नाउ लाउडर साउंड हमने अभी जस्ट पढ़ा था कि लाउडनेस ऑफ द साउंड जो रहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड को। तो जिस वेव का एम्पलीट्यूड सबसे ज़्यादा रहेगा वो वेव सबसे ज़्यादा लाउड साउंड पड़ेगा। अभी अगर हम तीनों की मीन पोजीशन बना लेते हैं, सेकेंड एंड थर्ड, तो अगर तुम देखोगे तो इसका एम्पलीट्यूड सिर्फ इतना सा है, इसका थोड़ा सा बड़ा हो गया है और इसका एम्पलीट्यूड सबसे मैक्सिमम है। सो इन द थर्ड केस इफ़ यू सी एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम, तो यहाँ पे तुम आंसर किस तरह से लिखोगे? Loudness is directly proportional to square of the amplitude. So amplitude of wave R is maximum. Therefore, wave R will produce a louder sound. Okay, तो ये हो गया तो पहले पार्ट का आंसर कि which one will be loud and why. इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देन वी विल मूव टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस सब क्वेश्चन। सो लेट्स टेक अ स्क्रीनशॉट। लेट्स कम टू द सेकेंड सब क्वेश्चन ऑफ दिस। सेकेंड सब क्वेश्चन आस्क विच साउंड विल हैव मैक्सिमम श्रिलनेस एंड वाई। नाउ यू नो दैट श्रिल साउंड, श्रिलनेस इज अ प्रॉपर्टी दैट इज डिटरमाइंड बाय द पिच ऑफ द साउंड। तो इनडायरेक्टली हमें पिच कंपेयर करने के लिए बोल रहे हैं। ओके, सो पिच ऑफ द साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब हमने क्या बोला था? नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। तो अगर हम वापस ये तीनों वेव्स को देखेंगे तो वेव P में देर आर 3 वेव्स पासिंग, यहाँ पे 2 वेव्स एंड यहाँ पे ओनली 1 वेव। सो आई विल राइट सिंस द फ्रीक्वेंसी of wave P is more, therefore wave P will produce a shrill sound. एकदम इजी है, खाली हमें कॉन्सेप्ट लगाना है, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। स्कोरिंग क्वेश्चन है, 3 मार्क का क्वेश्चन है, 3 सब क्वेश्चन है। दिस इज अ सेकेंड सब क्वेश्चन विच वी हैव सॉल्व। सो फटाक से एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं इसके थर्ड पार्ट के ऊपर। चलो लेट्स कम टू द थर्ड सब क्वेश्चन ऑफ दिस मेन क्वेश्चन। थर्ड सब क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। वो पूछ रहा है स्टेट द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ P एंड वेवलेंथ ऑफ R। मतलब P वेव और R वेव के वेवलेंथ का रेशियो पूछा है। अभी सबसे पहले हम R लेते हैं। R अगर तुम देखोगे तो पूरी वेव 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, अपर एंड लोअर पार्ट। सो L लेंथ ऑफ द वेव विल बी लैम्डा R डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो लैम्डा R मतलब वेवलेंथ ऑफ R, तो हमें मिल जाएगा लैम्डा R इज इक्वल टू 2L। अभी वेव P के ऊपर आते हैं। वेव P में पूरी वेव 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है एंड तीनों पार्ट्स का है LP/2, क्योंकि हर पार्ट में 2 वेव प्रोड्यूस हो रही है ऊपर एंड नीचे। सो LP/2 LP/2 LP/2, तो वी विल गेट 3 लैम्डा P/2। ओके, LP नहीं, वो लैम्डा P है। सो लैम्डा P इससे क्या आ जाएगा? 2L/3। अभी हमें वेवलेंथ ऑफ R मिल गया इन टर्म्स ऑफ लेंथ ऑफ द वेव, वेवलेंथ ऑफ P मिल गया इन टर्म्स ऑफ द लेंथ। नाउ लेट अस टेक द रेशो। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है।
रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ P एंड R बोला है, तो हमें पहले न्यूमरेटर में P लेना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में R. सो लैम्डा P अपॉन लैम्डा R, सब्सटीट्यूट द वैल्यूज, कैंसिलेशन करके वी गेट द आंसर एज 1/3. तो इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, 3 सब क्वेश्चन है, 2014 में इसको पूछा गया है. तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ. चलो लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. फेवरेट क्वेश्चन एग्जामिनर्स का जो रहता है पेंडुलम के ऊपर. अभी क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि 4 पेंडुलम्स है A, B, C एंड D. चारों को सस्पेंड किया है एक स्ट्रिंग PQ से. एंड पेंडुलम A इज सेट इनटू वाइब्रेशंस, मींस A को हमने थोड़ा सा यहाँ से एक्सटेंड करके छोड़ दिया है. अभी सिंस ये चारों पेंडुलम एक ही स्ट्रिंग को कनेक्टेड है, तो जैसे ही हम पेंडुलम A को वाइब्रेशन में सेट करेंगे, वो वाइब्रेशन इस स्ट्रिंग के थ्रू B, C एंड D में पास हो जाएगी. सो जाहिर सी बात है B, C एंड D वो भी वाइब्रेशंस में सेट हो जाएंगे. अभी इसमें 2 कॉन्सेप्ट्स आते हैं, एक है फोर्स्ड वाइब्रेशन, एक है डैम्प्ड वाइब्रेशन और एक है रेजोनेंस. ठीक है, पहले समझ के लेते फोर्स्ड वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है. फोर्स्ड वाइब्रेशन कब होगा, जब 2 पेंडुलम्स की लेंथ अगर सेम नहीं है. ठीक है, तो एक पेंडुलम जब वाइब्रेशन में सेट होगा तो दूसरा पेंडुलम जो उसके सेम लेंथ का नहीं है वो भी वाइब्रेशन में सेट होगा, लेकिन अलग फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट होगा. तो ऐसे वाइब्रेशन को हम बोलेंगे फोर्स्ड वाइब्रेशन. लेकिन अगर 2 पेंडुलम्स की लेंथ सेम है, सो द वाइब्रेशन ऑफ वन पेंडुलम विल मैच विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अदर पेंडुलम. तो ऐसे केसेस में दोनों पेंडुलम सेम फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट होंगे और ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं रेजोनेंस. अब अगर इन पेंडुलम्स को हम वाइब्रेट होने के लिए छोड़ देते हैं तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा, ये धीरे 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 स्लो होकर रुक जाएंगे. तो ऐसे वाइब्रेशन को हम बोलते हैं डैम्प वाइब्रेशन. रुक क्यों जाएंगे, बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ द एयर. तो एयर का रेजिस्टेंस है, फ्रिक्शन है, ये सब रीजंस की वजह से इनकी फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे कम होगी और ये वाइब्रेट होना रुक जाएंगे. तो ऐसे वाइब्रेशन को हम बोलते हैं डैम्प वाइब्रेशन. सो लेट अस कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन. अगेन 3 मार्क का ये क्वेश्चन है, 3 सब क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द टाइप ऑफ वाइब्रेशन इन पेंडुलम B एंड D. अभी अगर तुम ध्यान से देखोगे तो A और C ये दोनों पेंडुलम की सेम लेंथ है. सो A एंड C बोथ आर हैविंग द सेम लेंथ. अगर B देखोगे तो कंपेयर टू A इट इज स्मॉल एंड D अगर देखोगे तो कंपेयर टू A इट इज लॉन्ग. सो ऑब्वियसली B एंड D की लेंथ A के साथ मैच नहीं हो रही है. तो अगर उनकी लेंथ A के साथ में मैच नहीं हो रही है, इसका मतलब B और D इज गोइंग टू अंडरगो विच वाइब्रेशन, इट इज़ गोइंग टू अंडरगो फोर्स्ड वाइब्रेशन. ओके, सो इट इज़ गोइंग टू अंडरगो यहाँ पे फोर्स्ड वाइब्रेशन. दैट विल बी योर फर्स्ट आंसर. दे हैव नॉट आस्क्ड यू द रीज़न, तो आपको रीज़न लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है. सेकेंड उन्होंने पूछा है, नेम द स्टेट ऑफ द पेंडुलम C पेंडुलम किस वाइब्रेशन मोड पे रहेगा. अभी जाहिर सी बात है, सेम लेंथ है C और A के बीच में, तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन सेंस दोनों की सेम लेंथ है, तो दोनों कौन सा वाइब्रेशन अंडरगो करेंगे, दोनों अंडरगो करेंगे रेजोनेंस, बिकॉज बोथ आर गोइंग टू वाइब्रेट विद द सेम फ्रीक्वेंसी. तो ये कौन सा अंडरगो करेंगे, रेजोनेंस. ठीक है, एकदम ईजी है. थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं. अब उन्होंने रीज़न पूछा है, स्टेट द रीज़न फॉर द टाइप ऑफ वाइब्रेशन इन B एंड C. B में हमने बोला था फोर्स्ड वाइब्रेशन, C में हमने बोला है रेजोनेंस. तो ये दोनों फोर्स्ड वाइब्रेशन और रेजोनेंस क्यों अंडर करेंगे, बिकॉज B की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है इट डज नॉट मैच विथ A. सो नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ B डज नॉट मैच विथ A. तो इसके लिए इट विल अंडरगो विच वाइब्रेशन, फोर्स्ड. वेर एज नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ C मैचेस विथ A. तो ये कौन सा वाइब्रेशन अंडर को करेगा, इट विल अंडरगो रेजोनेंस. ओके, सो दिस इज द रीजन यू आर गोइंग टू राइट. तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है. ज़्यादा से ज़्यादा इसमें चेंजेस क्या आ सकता है, इसमें चेंजेस आ सकता है कि पेंडुलम के लेंथ अलग अलग दे सकते हैं. तो तुम्हें सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अगर पेंडुलम की लेंथ अलग अलग है कंपेयर टू द ओरिजिनल तो वो फोर्स्ड वाइब्रेशन होगा, एंड अगर सेम लेंथ है तो इट इज़ गोइंग टू अंडरगो रेजोनेंस. फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
चलो फटाफट आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे अजीब सा एक डायग्राम दिया हुआ है, पहले समझ लेते हैं इस डायग्राम का मतलब क्या है। मैंने आपको पहले ही बोला था पेंडुलम का क्वेश्चन करते टाइम कि 3 कॉन्सेप्ट्स मेजरली यहाँ पर है। एक है डैम्प्ड वाइब्रेशन, एक है फोर्स्ड वाइब्रेशन और एक है रेजोनेंस। रेजोनेंस मैंने बोला था जब सेम फ्रीक्वेंसी पे जाते हैं। फोर्स्ड वाइब्रेशंस मतलब जब फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है और कुछ समय के बाद जब वो रुक जाती है बॉडी, तो ऐसे वाइब्रेशन को हम बोलते हैं डैम्प्ड वाइब्रेशन। तो अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है। ये जो वाइब्रेशन है ये धीरे 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 कम होके क्या हो जा रहा है, यहाँ पे रुक जा रहा है। तो जब भी आपको ऐसा कोई डायग्राम आए जहाँ पे वाइब्रेशन स्टॉप हो जा रहा है, ज़ीरो हो जा रहा है, तो ऐसे वाइब्रेशन को हम बोलते हैं डैम्प वाइब्रेशन। डैम्प वाइब्रेशन क्यों होगा, लॉजिकल है। अभी आप झूले में बैठे हो, आपने एक बार धक्का मारा झूले को, झूला मूव होना शुरू होगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद अगर आप और धक्का नहीं मारोगे तो वो अपने आप रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा, क्योंकि बाहर का एयर का रेजिस्टेंस होता है। तो उस एयर की रेजिस्टेंस की वजह से ऑब्वियसली कोई भी बॉडी स्टॉप हो जाएगी। तो ऐसे वाइब्रेशंस को डैम्प वाइब्रेशन बोलते हैं और ऐसे वाइब्रेशंस इन एयर ही होते हैं। अगर वो वैक्यूम में होंगे तो उसको हम डैम्प वाइब्रेशन नहीं बोलेंगे, क्योंकि वैक्यूम में बाहर का कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होता है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, नेम द टाइप ऑफ वाइब्रेशन इन द वाइब्रेटिंग बॉडी। सो डायग्राम देख के ही हमें समझ रहा है, तो फर्स्ट आंसर आ जाएगा तुम्हारा, इट इज़ अ damped vibration. So the body is executing damped vibration. Okay. Second question है, give one example of body producing such vibration. Any body oscillating in air, be it a swing, be it a bark of a tree, be it a pendulum, कोई भी example आप लिख सकते हो, लेकिन word mention करना in air. So that will be an example of damped vibration. तो यहाँ पे example क्या लिख सकते हो, pendulum oscillating इन एयर। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पूछा है, वाई इज द एम्पलीट्यूड डिक्रीजिंग। मैंने अभी बताया, अभी आंसर आ जाना चाहिए, कमेंट सेक्शन में बताते जाओ फटाफट आंसर। तो क्यों एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है, बिकॉज ऑफ द आउटसाइड रेजिस्टेंस ऑफ द एयर। सो एक्सटर्नल एयर रेजिस्टेंस की वजह से इसका एम्पलीट्यूड धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। सो बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ द एयर। ठीक है, ये रीज़न है इसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज होने का। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, व्हाट विल हैपन आफ्टर सम टाइम। अभी मैंने कहा था झूला है, धक्का मारा, झूलना शुरू हो गया, अगर हम धक्का मारना बंद करेंगे तो झूला क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो यही हाल इस बॉडी का होगा, कुछ अलग तो होगा नहीं, एयर में ही ऑसिलेट कर रही है। सो व्हाट विल हैपन सम टाइम, आफ्टर सम टाइम द बॉडी विल स्टॉप ऑसिलेटिंग एंड इट विल कम टू रेस्ट। एकदम सिंपल है। सो द बॉडी विल स्टॉप ऑसिलेटिंग। आई होप सबको मज़ा आ रहा है एंड समझ रहा है। कमेंट सेक्शन में प्लीज़ आपके फीडबैक्स डालिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझा है, आप चाहते हैं कि हम पर्सनली बताएं, तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। कोई ऐसा टॉपिक है इसमें, इवन अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आया है किसी पेपर से, और स्कूल्स के पेपर्स होते हैं, प्रैक्टिस पेपर्स होते हैं, कोई ऐसा क्वेश्चन आया है जो आप चाहते हैं कि हम डिस्कस करें यहाँ पे, हमें प्लीज़ सेंड करते जाइए। एंड कम टू रेस्ट। ठीक है, तो ये 4 मार्क का क्वेश्चन है, जैकपॉट क्वेश्चन है, एकदम इजी है, वेरी इजी टू आंसर। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी फिजिक्स सिखा रहे हैं और न्यूमेरिकल्स नहीं आए, ऐसे तो हो ही नहीं सकता है। सबसे ज़्यादा टेंशन बच्चों को न्यूमेरिकल्स का होता है, तो हम कवर करते हैं सिंपल वाले न्यूमेरिकल्स 2 मार्क्स के, जिसमें तुम इजीली मार्क्स ले सकते हो। तो एटलीस्ट ये वाले सम्स करके जाओ, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, लोअर क्लास से पढ़ते आ रहे हो, तो लेट अस सी द न्यूमेरिकल। अभी ये जो सम है वो एको के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, एको मतलब हमारी आवाज़ वापस से सुनना, उसको हम बोलते हैं एको। एको की कंडीशन क्या है, मिनिमम डिस्टेंस सोर्स ऑफ साउंड और क्लिफ के बीच में कितना होना चाहिए, 17 मीटर्स, तभी एको प्रोड्यूस होगा, वरना नहीं होगा। सो अ मैन स्टैंड्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 68 मीटर्स फ्रॉम अ क्लिफ एंड ही फायर्स अ गन। आफ्टर व्हाट टाइम इंटरवल विल ही हियर द एको, अगर स्पीड ऑफ साउंड दिया है 340 मीटर्स पर सेकेंड। तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो स्पीड ऑफ साउंड दिया है, मतलब वेलोसिटी दिया हुआ है, सो 340 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है 68 मीटर्स,
अभी यहाँ पे ध्यान रखना, काफ़ी बच्चे मिस्टेक करते, डिस्टेंस एज इट इज़ यूज़ करते हैं। कभी भी याद रखना, अगर ये सोर्स ऑफ साउंड है, प्लीज़ माइंड माई डायग्राम, और ये माउंटेन है तुम्हारा, तो 68 मीटर के बाद नाउ सी, जाने में और आने में दोनों का डिस्टेंस मेजर होता है, तो ये 2 टाइम्स द डिस्टेंस है, 2d, कभी भी याद रखना। तो जब हम फॉर्मूला लिखते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ओके, तो हम लिखेंगे v इज इक्वल टू 2d अपॉन टाइम। तो 68 मीटर साउंड जाएगा, 68 मीटर में वापस आएगा, तभी उसको एको सुनाई देगा, सिर्फ जाने से तो एको सुनाई नहीं देगा। तो जब हमें डिस्टेंस कवर करना है तो दोनों साइड का कवर करना है, जाने का भी और आने का भी, ये चीज़ सिर्फ ध्यान में रखना। बस अभी वैल्यूज़ डाल दो इसमें। स्पीड कितना दिया हुआ है 340, 2 इंटू 68 अपॉन टाइम हो गया t। अब ये t को ऊपर ले आओ, सिंपल मैथमेटिक्स है यहाँ पे, अपॉन 340, 2 1 ज़ा 2 170 ज़ा। अभी नेक्स्ट कैंसिलेशन इसमें देख लो क्या होगा, इट इज़ 68 अपॉन 170, सो 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10, सो वी गेट 34 अपॉन 85। तो रफली अगर हम इसको सॉल्व करते तो जो फटाफट कमेंट सेक्शन में तुम्हारे आंसर्स डालिए, फिर मैं अपना आंसर लिखती हूँ। कम ऑन, सॉल्व इट एंड पुट योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। कैंसिलेशन और देख लेते हैं इसमें, आई थिंक सो 17 5 ज़ा 85, 17 2 ज़ा, सो यू गेट 2 अपॉन 5, जिसका आ जाएगा 0.4 सेकेंड। तो 0.4 सेकेंड के बाद यहाँ पे तुम्हें एको सुनाई देगा, ठीक है। तो सिंपल सा सम था, 2 मार्क के लिए था, बोर्ड एग्जाम में एक बार पूछा हुआ है, फटाक से इसको कॉपी कर लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 3 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से, एमसीक्यू के लिए इसको पूछ सकते हैं। एक है फ्लूट जिसका फ्रीक्वेंसी दिया है 400 हर्ट्ज, गिटार जिसका दिया है 200 हर्ट्ज, एंड ट्रम्पेट जिसका दिया हुआ है 500 हर्ट्ज। इन तीनों में से हाईएस्ट पिच किसका रहेगा? कम ऑन फटाफट कमेंट सेक्शन में डालिए, पिच किसके ऊपर डिपेंड होता है? तो पिच डिपेंड होता है, हमने स्टार्टिंग में किया था, पिच डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी, राइट। तो पिच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी को, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा उसका पिच सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पे ट्रम्पेट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पे ट्रम्पेट इज़ हैविंग हाईएस्ट पिच, ओके, बिकॉज उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। एकदम सिंपल है, 2 मार्क का क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन वेरी सिंपल अगेन, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी भी है, कंसेप्ट आना ज़रूरी है। With which of the following frequency does a tuning fork of 256 हर्ट resonate? ये इन्होंने 4 ऑप्शंस दिए हैं, ये 4 ट्यूनिंग फोक्स है मेरे पास में। इन चारों में से कौन सा ट्यूनिंग फोक रेजोनेंस में होगा इसके साथ? अभी आप सोचोगे मैम आपने कहा था कि रेजोनेंस में 2 बॉडी तभी हो सकती है जब दोनों की लेंथ सेम हो, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो। अभी ओरिजिनल ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी है 256, अब ये चारों तो किसी भी इससे मैच नहीं कर रही है, एंड नन ऑफ दीज ऑप्शन है भी नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ? गड़बड़। लेट अस सी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो एक चीज़ याद रखना, रेजोनेंस होने के लिए नंबर 1 फ्रीक्वेंसी या तो सेम होनी चाहिए, या नंबर 2 जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है उसका मल्टीपल होना चाहिए, दोनों चीज़ चलेगी। तो नाउ मुझे टेल मी, जिसकी फ्रीक्वेंसी मल्टीपल होगी, 256 2 ज़ा इज 512, सो सिंस 512 हर्ट्ज इज अ मल्टीपल ऑफ, नई चीज़ सीखने को मिली आज कुछ, इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 256 हर्ट्ज, देयरफॉर इट विल रेजोनेट विथ 256। है छोटा सा क्वेश्चन लेकिन कंसेप्ट टेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें ये आंसर लिखना है, यू गेट योर 1 मार्क्स, 1 + 1 2 मार्क्स तुम्हारी जेब में। पासिंग इज़ नॉट एट ऑल डिफिकल्ट इन साइंस, ओके, बीट फिजिक्स केम बायोलॉजी, तुम्हें आना चाहिए कि तुम्हें पढ़ना क्या है। अगर वही नहीं समझेगा तो गए काम से फिर, ठीक है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी कर लीजिए, फिर हम चलते आगे। चलो वेलकम बैक। आ जाते अभी हम लोग लास्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर की तरफ। नाउ लास्ट पार्ट में हम देखेंगे कि अपार्ट फ्रॉम दिस एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस और कौन से क्वेश्चंस है जो पूछ सकते हैं एग्जाम में, ओके। सो लेट अस सी दैट। सबसे पहले अगर बात करें हम डेफिनेशंस की,
तो डेफिनेशंस में तुम्हें ये सारे डेफिनेशंस टेक्स्ट बुक से लर्न करने हैं। एक है एको, नेचुरल वाइब्रेशन, डैम्प्ड वाइब्रेशन, रेजोनेंस, लाउडनेस ऑफ साउंड, पिच, क्वालिटी ऑफ साउंड। ये सारे डेफिनेशंस आपको पिटपैट आने चाहिए। उसके बाद में एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो आपको पता होना चाहिए ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड क्या है, फ्रॉम 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स। अल्ट्रासोनिक साउंड का रेंज क्या है, एनी साउंड विच इज़ अबाउ 20,000 हर्ट्स उसको हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड। इंफ्रासोनिक का रेंज है बिलो 20 हर्ट्स, ये दोनों साउंड हमें ऑडिबल नहीं होती है। यूनिट ऑफ साउंड, अब इसके ऊपर काफ़ी कंट्रोवर्सी होती है। दो यूनिट्स है, एक है डेसिबल और एक है फॉन। दोनों यूनिट्स हम यूज़ कर सकते हैं, बट फॉन मेजरली यूज़ होता है इन प्लेस ऑफ डेसिबल। लेकिन अगर आपके ऑप्शन में डेसिबल दिया हुआ है तो यू विल मार्क डेसिबल एज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद में यू शुड नो द मिनिमम डिस्टेंस फॉर द एको टू बी रिक्वायर्ड। जस्ट नाउ हमने डिस्कस किया था कि मिनिमम डिस्टेंस हमें लगता है कितना, दैट इज़ 17 मीटर्स। अपार्ट फ्रॉम दिस क्वेश्चन आंसर्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है, एक है सोनार सिस्टम के बारे में आपको पता चलना चाहिए। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम यूज़ होता है सी की डेप्थ को फाइंड आउट करने के लिए, या अंडर वाटर सबमरीन्स है या कुछ भी है तो वो डिटेक्ट करने के लिए ये सिस्टम यूज़ होता है। अल्ट्रासोनिक के एप्लीकेशंस, फेवरेट क्वेश्चन होता है बैट्स, हाउ दे आर एबल टू फाइंड देयर वे इन द डार्क। उसके यूजेस क्या है अल्ट्रासोनिक साउंड के। डिस्टिंग्विश बिटवीन पता होना चाहिए रेजोनेंस, डैम्प्ड एंड फोर्स्ड वाइब्रेशंस के बीच में। तो अगर उनके डायरेक्ट क्वेश्चन इस लेसन में से कोई पूछने हैं, सो दीज आर द ओनली क्वेश्चन दे कैन आस्क फ्रॉम दिस लेसन। तो इसका आप एक क्वेश्चन बैंक बना लीजिए जहाँ पे ये सारे आंसर्स लिख के रख लीजिए, प्लस मैंने जो डिस्कस किए वो लिखिए। अगर आपके पास इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है जो आप चाहते हैं कि इस लेसन का डिस्कस होना चाहिए, जो कि एप्लीकेशन बेस्ड हो, ट्रिकी हो, कमेंट सेक्शन में हमें भेजिए वो क्वेश्चन, वी विल डेफिनेटली डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। तो साउंड के लिए फिलहाल आई थिंक सो दिस इज मोर देन इनफ। We'll come back soon with our next video on the next lesson. Thank you so much. Hope you have enjoyed this session. Hope you have learned something from this section. Please give your feedback so that if any improvement required, we can definitely inculcate in our next lectures. Thank you. Have a great day, everyone. Bye. Take care.